हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है। आज इस वीडियो में आप टोटल पॉइंट्स जानेंगे। पहला पॉइंट से राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे, दूसरा आर्थिक सीमा के बारे में, तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय समुच्चयों की दो श्रेणियाँ। ठीक है। आर्थिक सीमा का क्षेत्र, निवासी की संकल्पना, निवासी की परिभाषा, निबल कारक आय। ठीक है। और औद्योगिक वर्गीकरण। ये सारे पॉइंट्स आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। आप सामाजिक एवं आर्थिक विकास से रिलेटेड ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, मतलब कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आज की यह वीडियो। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है। तो देरी न करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के बारे में अब हम जानने वाले हैं। भाई, आर्थिक सीमा की संकल्पना मतलब आर्थिक या फिर देशीय सीमा की संकल्पना, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन इसका एक भाग है। ठीक है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पादन क्रियाओं का माप है। ठीक है। अब हम राष्ट्रीय आय के बाद आर्थिक सीमा पढ़ेंगे। ठीक है। भाई, आर्थिक सीमा क्या है? ठीक है। तो आर्थिक सीमा के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार बताया गया है कि आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा, ठीक है, साथ में समझते चलिए। ठीक है। आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। ठीक है, समझ गए ना हमारी बात को। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचालन की स्वतंत्रता है। साथ में समझते चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। अब हम बात करेंगे आर्थिक सीमा का क्षेत्र के बारे में। ठीक है। तो आर्थिक सीमा का क्षेत्र के बारे में ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है देश की राजनीतिक सीमा। देश की राजनीतिक सीमा मतलब समुद्री सीमा और आकाशीय क्षेत्र सहित। ठीक है। दूसरा पॉइंट, देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान। ठीक है। तीसरा पॉइंट है देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान या फिर वायुयान। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि मछली पकड़ने की नौकाएं। ठीक है, क्या? मछली पकड़ने की नौकाएं तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतरराष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अनन्य अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय आय समुच्चयों की दो श्रेणियां होती हैं। राष्ट्रीय आय समुच्चयों की दो श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? दो श्रेणियां होती हैं।
पहला होता है देशीय, मतलब कि यानी कि अर्थात देशीय उत्पाद। ठीक है, अब देशीय उत्पाद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक देश की आर्थिक सीमा, ठीक है, एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा किया गया हो या फिर उससे बाहर किया गया हो। ठीक है, इसकी तुलना में उन सभी इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित है देशीय उत्पाद कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चाहे यह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा किया गया हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनते चलिए और तैयार करते चलिए। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय। ठीक है, अर्थात यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो एक देश के निवासियों द्वारा, क्या, एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय उत्पाद और देशीय उत्पाद में संबंध किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है? घरेलू उत्पाद होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन माइनस देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पाद। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे फार्मूले दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है कि राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस का विदेशों को दी गई कारक आय। ठीक है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस का विदेशों से निबल कारक आय। क्या, देशीय उत्पाद से विदेशों से निबल कारक आय अगर जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय उत्पाद हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले निवासी की संकल्पना की। ठीक है, तो निवासी की संकल्पना क्या है भाई? तो नागरिक और निवासी, क्या, नागरिक और निवासी दो भिन्न शब्द हैं। ठीक है, एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी। ठीक है, तो जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और जिस देश में रहते हैं उसके निवासी हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले निवासी की परिभाषा की। ठीक है, तो निवासी की परिभाषा क्या होती है कि एक व्यक्ति या एक संस्था, क्या, एक व्यक्ति या फिर एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति या फिर एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है या स्थित है वह फिर उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। ठीक है, अब आर्थिक हितों का केंद्र में दो बातें शामिल होती हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि वह निवासी, मतलब व्यक्ति या संस्था, निवासी का मतलब, ठीक है, उस देश की आर्थिक सीमा में रहता है या स्थित है। दूसरी बात क्या शामिल है कि उसकी कमाने, खर्च करने और संचय करने की आर्थिक क्रियाएं वहीं से होती हैं। ठीक है, अब निबल कारक के बारे में बात करेंगे कि निबल कारक आय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है निबल कारक आय। तो धनात्मक किस केस में होगा और ऋणात्मक किस केस में होगा, तो ये भी जान लेते हैं कि निबल कारक आय किस केस में धनात्मक होगा और किस केस में ऋणात्मक होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि विदेशों से, ठीक है, मतलब फॉरेन से प्राप्त कारक आय, ठीक है, विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है
मतलब विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है, तो विदेशों से निबल कारक आय धनात्मक होगी। और यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम होती है, तो विदेशों से निबल कारक आय ऋणात्मक होगी। ठीक है। अब हम बात करने वाले औद्योगिक वर्गीकरण के बारे में। भाई औद्योगिक वर्गीकरण क्या होता है? ठीक है, तो उत्पादन इकाइयों का अलग अलग क्या उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। क्या उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों ग्रुपों, ठीक है, या क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। अब औद्योगिक वर्गीकरण 3 टाइप के होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्रक जो बताने वाले हैं तुरंत, ठीक है, आगे बताएंगे। द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है वो तृतीयक क्षेत्रक बताएंगे। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में। ठीक है। तो भाई प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? तो इस क्षेत्रक में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। इस क्षेत्रक में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं। क्या? जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कृषि है, जैसे कि पशुपालन है, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी आदि। ठीक है। वानिकी मतलब वन इत्यादि। ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी बताई इसमें जो है क्या है, ये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं। ठीक है। तो ये सारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र के इसमें क्या है, इसमें कौन से संसाधन है इसमें जो कि इसमें विकल्प में जो है शामिल है। तो भैया कृषि है तो कृषि लगा देना है, पशुपालन आ गया तो पशुपालन लगा दीजिएगा। अगर तीनों विकल्प में कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र के, तो सभी में लगा दीजिए। ठीक है। इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है, ये भी जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। ठीक है। तब जाके द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में। तो भैया इस क्षेत्रक में वे उत्पादन इकाइयां शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती हैं। ठीक है। जैसे कि कारखाने हैं, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक की। तो तृतीयक क्षेत्रक को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तृतीयक क्षेत्रक को, ठीक है, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो भैया तृतीयक क्षेत्रक को। ठीक है। अब इसके अंतर्गत सेवाएं उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती हैं, जैसे कि परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन आदि। ठीक है। मतलब सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं तृतीयक क्षेत्रक को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए आर्थिक एवं सामाजिक पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है। जो कि यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षाएं आती हैं, उसमें जो है आर्थिक एवं सामाजिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो भी मैंने बताया आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इसको कायदे से दोबारा पढ़िएगा अपने आप से। ठीक है। 100% आपको तैयार हो जाएगा और आप पेपर के हिसाब से अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आप पेपर में सही कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए ना, इनको आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है।
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।